साथियों, क्या पाकिस्तान के नक्शे से पीओके और गिलगित बाल्चिस्तान हमेशा के लिए गायब होने वाला है? आप यहां देख सकते हो, ये नक्शा है भारत का, ठीक है। और ये हमारे भारत का मुकुट कहा जाता है कि हमारे सिर का मुकुट है, सबसे टॉप वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो ये लाइन वाले खिंचा हुआ है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। पूरी कहानी क्या है, एक एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी फैक्ट्स मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं वो सारे फैक्ट्स, जो भी आर्टिकल्स अभी निकल के आ रहे हैं, उन आर्टिकल्स के तहत बताने वाला हूं। आप देख सकते हो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, लगातार बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। भारत ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 4 हफ्तों में से 4 बार यूएन में लगाई फटकार। सिंधु नदी को लेकर भी बहुत विवाद चल रहा है, उसको लेकर भी वो अपने 35 ड्रोन्स एलएसी पर ऑलरेडी एलओसी पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, वहां खड़े कर दिए हैं और वो रोज धमकी दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो स्ट्रेटेजी बन रही है, जो सारी प्लानिंग बन रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस काम कर रही है, उसके बिहाफ पर मैं एंगल आपको समझाऊंगा कि देखो पीओके वापसी का क्या एंगल बन रहा है। अभी यहां देखो, पीओके में हालात बेकाबू, भड़के लोगों ने भारत से मांगी मदद, बोले एलओसी को तोड़ दो, हमें राशन चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं हमें भारत के साथ मिलना है। ये सब आर्टिकल्स को डिटेल में अभी डिकोड करेंगे साथियों। पाकिस्तान में बलूच एक्टिविस्ट मेहरंग बलूच को उम्र कैद हत्या और आतंकवाद मामले में दोषी करार। बलूचिस्तान के लोग, भाई जो लोग वहां आजादी की मांग कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहां उन लोगों को फांसी, उनको दोषी दिया जा रहा है। उन पर उनकी जो फोर्सेस हैं वो गोलियां चला रही है, उनकी सेना गोलियां चला रही है, जो लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक ये निकला था 21 जून को, पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले थे भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, भारत उनको मजबूर कर देगा कि जंग वाले ये भड़काऊ भाषण दें, उसके लिए सामने आए, वर्ल्ड के सामने आए, यूएन के सामने आए। अमेरिका इस चीज को देखे कि पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके पीछे फिर कारण जानिए। वो सारे कारण क्या है, अभी इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देखो, पीओके में लगे भारत की ओर चलने के नारे, प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से मांगी मदद, मुनीर शाहबाज के होश उड़ाने वाले। अब ये 5 जुलाई का आर्टिकल है, ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको डिकोड करके बताने वाला हूं साथियों, तो एक एक चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तो पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी हुकूमत और उनकी फौज के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक विद्रोह छिड़ चुका है साथियों। आटे की भयंकर किल्लत है, आसमान छूती बिजली की कीमतें और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर वहां के लोग अब खुलेआम सड़कों पर उतरकर चिल्ला रहे हैं कि हमें इस कंगाल पाकिस्तान से आजाद करो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस अशांति के पीछे बीजिंग में बैठा चीन एक बहुत बड़ा और खतरनाक गेम खेल रहा है। $60 बिलियन से बढ़कर अब $70 बिलियन तक पहुंच चुके सीपेक प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने चुपके से गिलगित बाल्चिस्तान में अपनी सेना और जासूसी ड्रोन तैनात कर दिए हैं साथियों। अब ये सारी चीजें जो आपको समझ में आएंगी, ये थोड़ा सा नक्शे से समझ में आएंगी, आप इस मैप को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात, चाइना की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, हमें चारों तरफ से घिरने की प्लानिंग है। वो यहां से ग्वादर पोर्ट है, इंडियन ओशियन से जितना भी व्यापार होगा तो यहां ग्वादर पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान, इस्लामाबाद होते हुए ये गिलगित बाल्चिस्तान वाला रीजन है, यहां से वो अपने काश्तकार के लिए निकाल रहा है, पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। फिर यहां से ऑलरेडी उसने अक्षय सीन में से G219 का एक रास्ता बना लिया ना इस तरीके से पूरा, फिर रेलवे ट्रैक अपना पूरा, और म्यांमार कॉरिडोर भी बना रहा है। और बांग्लादेश में उसने एक मोगला जो पोर्ट था जो भारत के पास था वो भी ले लिया बांग्लादेश से डील करके। तो इस तरीके से वो पूरी खेलने की प्लानिंग है। यहां भी अपने एयरबेस बना रखे हैं, यहां भी उसने एयरबेस बना रखे हैं, तो चारों तरफ से इस तरीके से भी उसकी प्लानिंग ये है, ठीक है। अब भारत ने साफ साफ बोल दिया कि ये वाला जो हिस्सा है ना भाई साहब, ये जिसको तुम आजाद कश्मीर बोलते हो ये हमारा हिस्सा है, जिसको तुम गिलगित बाल्चिस्तान बोलते हो ये हमारा हिस्सा है, और ये अब हिस्सा हम आपसे वापस लेंगे। वापस कैसे लेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग समझना आप साथियों, ठीक है। अच्छा, ये सीपेक वाला रास्ता आपको समझ में आ गया। पूरी कोशिश करेगा चाइना भी कि ये वाला जो हिस्सा है ये भारत किसी भी तरीके से इस पाकिस्तान से वापस ना ले पाए, क्योंकि अगर भारत ने ये वाला हिस्सा अपना जो हमारे सिर का मुकुट है ये वापस ले लिया तो फिर इसका जो ये सीपेक वाला रास्ता है इस पर संकट आ जाएगा। और इसके लिए पहले ही हम आगाह कर चुके हैं चीन को कि भाई साहब, अगर आप यहाँ होके अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हो, ये रास्ता बना रहे हो, तो अपने रिस्क पर पैसा लगाना, क्योंकि यहाँ पैसा जो आप लगा रहे हो ये वाला हिस्सा हम कभी भी इस उल्लू के पट्टे पाकिस्तान से वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान दुनिया से क्या छुपा रहा है ये भी प्लानिंग में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं इस पीओके वाले रीजन में।
क्या कंगाल हो चुका पाकिस्तान? कर्ज के बदले पीओके को यह रणनीतिक हिस्सा चीन को गिरवी रखने जा रहा है। इसी बीच भारत के, क्योंकि गिरवी रखने वाली बात जो आई है ना, इसने जो सक्षम वैली थी वो भी इसको गिफ्ट में इसने चाइना को दे दी थी। वो क्यों दी थी, इसके पीछे की भी कहानी समझना। आज भारत के विदेश मंत्रालय का वो नया और बेहद कड़ा रुख सामने आया है, जिसने अब पाकिस्तान को सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है, पाकिस्तान मस्ट वैकेट दिस रीजन। ये वाला रीजन आपको अब खाली करना पड़ेगा। यहाँ की जनता ने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये अगले मैप में आपको थोड़ा सा और क्लियरली मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। ये आप देख सकते हो, ये वाला रीजन, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, जिसमें ये इलेक्शन करवाने वाला है। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये इसको ये कौन सा बोलता है, आजाद कश्मीर बोलता है, ठीक है। इलीगली हमारे हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये अक्षय चीन है, ये भी हमसे किसने ले लिया, 1962 का जो युद्ध हुआ था चाइना से, वो उसने ले लिया चाइना ने, क्योंकि यहाँ हमारी फोर्सेज नहीं थी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये बहुत मतलब एक पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, और टॉप पर है, जहां पर मतलब खेती नहीं हो सकती, कुछ था नहीं, तो फोर्सेज ही नहीं बैठानी हमारी सरकार ने, जो उस जमाने की सरकार थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पता नहीं क्या कर रहे थे, कौन सी दुनिया में मस्त थे वो, कि अपनी ना कोई बाउंड्री लाइन खींची, ना उन्होंने कोई बॉर्डर लाइन बनाई, ना अपनी फोर्सेज भेजी। जब चाइना ने देखा कि ये रास्ता तो पूरा खाली है, यहाँ तो कोई आके नहीं बैठा हुआ, और उसने तिब्बत पर पूरा कब्जा कर रखा था नीचे, तो तिब्बत से यहाँ अपने शाहजहां को जोड़ने के लिए उसने एक रास्ता बना दिया। ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, ये जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी भी कुछ भी कमजोरियां रही हैं, जिसकी वजह से ये मैं दिखाता हूं इस मैप में कौन सा वाला रास्ता था। ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, ये वाला रास्ता अक्षय चीन में होते हुए इस तरीके से उन्होंने निकाल रखा है। यहाँ अपने फिर बेसिस बना लिए, यहाँ उसकी फोर्सेज आ गई, हम नीचे बैठे हुए यहाँ से युद्ध लड़ रहे। हमारे पास ना कोई नई टेक्नोलॉजी के हथियार थे, न पैरों में पहनने के लिए जूते थे सेना के पास, न कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिससे हम इनसे लड़ पाए। ये ऊपर हाइट में बैठ के तैयारी करके बैठे हुए थे कि भारत की तरफ से कोई युद्ध करने आएगा तो हम, तो ये एक अलग मैटर है, इस पर हम आगे कभी और नई वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि अक्षय चीन को वापस लेने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग सेट करनी होगी। तो अभी जो हमारा पूरा फोकस है साथियों, ये वाला फोकस है, इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो हमारे एमईए ने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ साफ बोल दिया, पाकिस्तान मस्ट वैकेट दिस रीजन, यानी पाकिस्तान तुरंत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके को खाली करे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने अब इसे आधिकारिक तौर पर पीओके वापसी मिशन का नाम दिया है। क्या है भारत का यह सीक्रेट मास्टर प्लान? आज की स्पेशल केस स्टडी में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, चीन की चालबाजी को बेनकाब करेंगे और जानेंगे कि पीओके का एंड गेम क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूं साथियों, इसकी, इस पूरे मामले की हिस्ट्री क्या है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, लेकिन देश की 560 से ज्यादा रियासतों को यह छूट थी कि वे भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। तो जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने किसी भी देश में न जाकर स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में शुरू से ही खोट था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन था उसका गुलबर्ग के तहत पश्तून आदिवासियों और अपनी सेना के जवानों को कबीलियाओं के भेष में कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। इन घुसपैठियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट मचाई। जब खतरा श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गया, तब महाराजा, यहां आप इस मैप में देख सकते हो, आपको यहां थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे जाएगा, ये पूरे यहां पर इन्होंने पूरा आतंक मचा दिया था इस वाले रीजन में। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, जिसको इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। 72,971 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिस पर ये कब्जा करके बैठे हैं। ये आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, जब ये आगे श्रीनगर तक बढ़ते हुए जा रहे थे, तब महाराजा हरि सिंह को एहसास हुआ कि वे अकेले पाकिस्तान की मक्कारी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत भारत से सैन्य मदद मांगी। भारत ने कानूनी और मजबूत शर्त रखी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 26 अक्टूबर 1947 को, याद रखना इस डेट को, 26 अक्टूबर 1947 साथियों, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत किए और पूरा कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इस डेट को क्यों भूल जाते हो? ये थी वो डेट, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र हो चुका था, साइन हो चुके थे, वो पूरा डॉक्यूमेंटली ऑफिशियली हम जो विलय पत्र था वो हमारे हिस्से में आ चुका था कश्मीर कानूनी तौर पर। अगर तुम किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हो, किसी खेत का बैनामा करवाते हो, जब कोई किसान
आपके नाम उसकी रजिस्ट्री या बैनामा करे तो वो जगह तुम्हारी हुई, तो वही तो काम हुआ। अब इसके तुरंत बाद भारतीय सेना कश्मीर की धरती पर उतरी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। अब इसके बाद तुम्हारी एलओसी बनी थी, जो एलओसी लाइन थी ना, ये वाली जो एलओसी लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली जो एलओसी लाइन थी, ये पूरी जो एलओसी लाइन थी, ये थी एलओसी लाइन, इसका था पूरा विवाद। ये इसके बाद हुई थी, जब युद्ध विराम हुआ था, जब भारतीय सेना पाकिस्तान की फौज को पीछे धकेलते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, इनके ऊपर भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ले गए। भारत का मानना था कि यूएन अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इस अवैध घुसपैठ को रोकेगा और उसे अपनी सेना हटाने का आदेश देगा, लेकिन वहां भू राजनीति का खेल हुआ। यूएन ने दखल दिया और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर, 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ, 1949 को सीज फायर, युद्ध विराम लागू हो गया। उस वक्त जो सेना जिस जगह खड़ी थी वहीं रुक गई। इसी ठहरी चुकी लाइन को पहले सीज फायर लाइन कहा गया, इसको क्या नाम दिया गया था, सीज फायर लाइन नाम दिया गया था। और साल 1971 के युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, और फिर बांग्लादेश बना, तब 1972 में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत इस सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एलओसी लाइन बोलते हैं। ये थोड़ा सा इतिहास समझना जरूरी है, तब जाके हम सारी चीजों को डिकोड कर पाएंगे। यानी नियंत्रण रेखा कर दिया गया। इस लाइन के दूसरी तरफ कश्मीर का लगभग 30% से 35% हिस्सा रह गया, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से दबा रखा है, और इसी हिस्से को हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है, अब इसमें थोड़ा सा आप यहां देख सकते हो साथियों, ये है पूरा गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन, ये वाला, ये पूरा, और ये जिसको ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, ये इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये हमें इनसे लेना है। थोड़ी सी डोभाल के बारे में बात कर लेते हैं, इनका जो सीक्रेट ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है। अब बात करते हैं उस एंगल की जो सीधे दिल्ली के पावर कॉरिडोर से जुड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की जोड़ी ने भारत की डिफेंस डॉक्ट्रिन को डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव में बदल दिया है। इसका सबसे बड़ा ट्रेलर दुनिया ने 5 अगस्त 2019 को देखा, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी और साइलेंट प्लानिंग थी? अजीत डोभाल की निगरानी में महीनों पहले से इंटरनल इंटेलिजेंसेस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऐसा जाल बिछाया गया कि जब 370 हटी तो सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स और घाटी के अलगाववादियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सका और बिना किसी बड़ी हिंसा के इतिहास बदल दिया गया। ठीक इसी तरह की 100% एक्यूरेसी और सीक्रेसी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में दिखाई थी। पीएम मोदी के कड़े फैसलों और डोभाल साहब की रणनीति के तहत भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तानी रेडार्स को चकमा देकर उनके घर में घुसकर आतंकियों को निस्ते नाबूद कर दिया। खुफिया एजेंसियों की परफेक्ट टाइमिंग और इनसाइड इंफॉर्मेशन की वजह से इन मिशनों में 0 एरर था। अजीत डोभाल, जिन्होंने खुद सालों तक अंडरकवर रहकर पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों और उनकी कमजोरियों को करीब से देखा है, उन्होंने भारतीय खुफिया तंत्र को इस कदर मजबूत कर दिया है कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इसकी पल पल की खबर दिल्ली को होती है साथियों। अब यही सेम प्लानिंग, यही सीक्रेसी और यही 100% एक्यूरेसी वाला माइंडसेट पीओके को लेकर एक्टिव हो चुका है। पीओके का असली चेहरा और संसाधनों की लूट, पाकिस्तान दुनिया के सामने जो प्रोपेगेंडा फैलाता है और इस इलाके को आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है, वह दुनिया को दिखाता है कि इस क्षेत्र का अपना राष्ट्रपति, अपना प्रधानमंत्री और अपना अलग झंडा है। लेकिन हकीकत यह है, यह सिर्फ एक कठपुतली सेटअप है। पीओके प्रधानमंत्री के पास कोई असली पावर नहीं होती है। जो पीओके वाली जगह है साथियों, यहां इनके पास कोई भी असली पावर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान दिखावे के लिए करता है। असली प्रशासनिक और वित्तीय ताकतें इस्लामाबाद में बैठी आजाद कश्मीर काउंसिल के पास होती है, जिसका मुखिया खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि पीओके सिर्फ मुजफ्फराबाद और मीरपुर वाला छोटा सा हिस्सा है,
लेकिन ये आप समझ रहे हैं, ये वाला जो आपका बालूचिस्तान वाला इलाका है, लेकिन पीओके का सबसे बड़ा भाग गिलगित बाल्चिस्तान है। ये वाला हिस्सा आप समझते हैं, ये वाला हिस्सा है, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा है, इसका लगभग 85% हिस्सा है और रणनीतिक रूप से भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुकुट है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गिलगित बाल्चिस्तान की सीमाएं सीधे चीन के शिनजियांग प्रांत, अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर और भारत के लद्दाख से लगती हैं। पाकिस्तान इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों की जमकर लूट कर रहा है। एशिया का वाटर टावर कहे जाने वाले इस क्षेत्र से सिंधु नदी गुजरती है। यहाँ के बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर सोने, यूरेनियम और खनिजों के भंडारों का पूरा फायदा इस्लामाबाद उठाता है। यहां से सारी चीजों को ले जाएगा कहां? इस्लामाबाद, सारी चीजों को यहां से उठा के। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जबकि यहां के स्थानीय लोगों को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक का अधिकार नहीं दिया गया है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक एंगल ये भी दिखाने वाला हूं कि ड्रैगन की एंट्री और सीपैक का चुनावी नाटक। पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए पीओके को पूरी तरह चीन के हाथों का खिलौना बना दिया है और इसका सबसे बड़ा सबूत है सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी मैं आपको बता रहा था। ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता निकल रहा है, ठीक है, इसको आप यहां से ये देख सकते हो, ये ग्वादर पोर्ट से निकलते हुए ये काश्मीर के लिए जो जा रहा है, ये वाला कॉरिडोर, ये चीन का वो महाप्रोजेक्ट है जो चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि यह बिना गिलगित बाल्चिस्तान और पीओके से गुजरे पूरा हो ही नहीं सकता। चीन इस रास्ते के जरिए स्टेट ऑफ मलक्का के 12,000 किलोमीटर लंबे और असुरक्षित समुद्री रास्ते से बचना चाहता है। भाई नीचे से जब वो निकलेगा, मलक्का स्टेट से जब वो निकलता है साथियों, तो यहाँ अंडमान निकोबार और यहाँ बहुत बड़ा बेस बना रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र हमारा है। जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज को किसने रोक रखा है? ईरान रोक देता है। तो इनको डर है कि मैं इतना लंबा रास्ता निकालूंगा और भविष्य में कभी कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत कभी भी ये रास्ता रोक सकता है। उसका 80 से 85% जो व्यापार है वो मलक्का स्टेट से होता है, तो इसीलिए वो अपने रास्ते निकाल रहा है। कभी वो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर, कभी वो पाकिस्तान के साथ बना रहा है। ऊपर से तो उन्होंने ऑलरेडी रास्ता बना रखा है, इस फ्यूचर की वो पूरी अपनी प्लानिंग सेट करके चल रहा है अभी से। ऐसा करके चीन का सफर छोटा हो जाएगा। वो ये सोचता है कि मैं यहां से अपना सफर थोड़ा छोटा कर लूंगा, मेरे से कोई दिक्कत समस्या भी नहीं होगी। पाकिस्तान तो भिखमंगा है, इसको तो इसके कटोरे में 5 रुपए डालूंगा तो ये तो 5 रुपए में बिक जाएगा। इसकी कोई औकात नहीं है ना, नालायक है ना, ये मूर्ख है। और वो मूर्ख बनाएगा चाइना इसको, इसका फायदा उठाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? वह हर साल लगभग $2 मिलियन बचाएगा अगर उसका यहां से व्यापार होता है। तो यहां से घूमने में जितने भी उसका एनर्जी पैसा वेस्ट होता है, उसमें कम से कम $2 बिलियन बचा लेगा। ये भी उसकी प्लान है। अब इस प्रोजेक्ट के फेज 2 का काम शुरू होना है, लेकिन स्थानीय लोग चीन के इस अवैध कब्जे और अपनी जमीन की लूट के खिलाफ लगातार सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भी विद्रोह हो चुका है, क्योंकि यहाँ कौन बैठे हुए हैं? बलूच लोगों ने यहाँ पूरी तरीके से विद्रोह कर रखा है। चाइना के लोगों को यहाँ काम करने नहीं देते, इंजीनियर्स को अटैक करते हैं। बलूची के लोग चाह रहे हैं कि हमें आजाद करिए, हम आजाद होना चाह रहे हैं। इधर अफगानिस्तान इनको रोज फोड़ रहा है, रोज इनके ऊपर अटैक कर रहा है। सिंधी लोग अलग इनसे अलग होना चाह रहे हैं, यहाँ भी आतंक मचा रखा है। तो ये इंटरनल जितना भी भारत काम, वो सारी चीजें मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ साथियों, ठीक है, वो आप थोड़ा सा बाद में समझना, लेकिन ये सारी चीजें अभी समझ लो कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये विद्रोह हो गया है पाकिस्तान में, चारों तरफ से बहुत तगड़ा विद्रोह चल रहा है। इस चीनी प्रोजेक्ट को कानूनी जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान वहां चुनाव का नाटक रच रहा है यहां पर, कि भाई साहब मैं यहां चुनाव करवा रहा हूं, इनको सारी पावर दूंगा। पाकिस्तान चाहता है कि वो दुनिया के सामने कह सके कि देखो ये प्रोजेक्ट तो यहाँ की चुनी हुई जनता की सरकार ने पास किया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जनता ने यहाँ सरकार बनाई और उस सरकार ने यहां से ये रास्ता निकाला, ताकि भारत के दावों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर किया जा सके। अब सिनेरियो समझना थोड़ा सा, फ्यूचर का सिनेरियो। अब सवाल उठता है कि पीओके का एंड गेम क्या होने वाला है और भारत की सबसे बड़ी रणनीति क्या है, अब वो समझो। इसके 3 सबसे बड़े संभावित रास्ते दिखाई देते हैं। पहला परिदृश्य है आंतरिक विद्रोह और विलय की मांग, जो कि हो चुका है। यहां आंतरिक विद्रोह हो चुका है, वहां की जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। उनकी फौजों पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं, बहुत तगड़ा विद्रोह हो रहा है भाई साहब, ठीक है। इतना तगड़ा विद्रोह, यहाँ बलूचिस्तान ने इनका विद्रोह कर रखा है, यहाँ के नेताओं को ये पकड़ पकड़ के फांसी पे लटका रहे हैं।
जो यहाँ आजादी की मांग कर रहा है उनको पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं, किडनैप कर रहे हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो यहाँ से भी पूरा विद्रोह हो चुका है। इधर अफगानिस्तान लगातार इनके ऊपर यहाँ से एयर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान ने इनकी नाक में दम कर रखा है, ठीक है। ये भी तो एयर स्ट्राइक कर रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर कि हम आतंकवादियों को मिटा रहे हैं। अफगानिस्तान इनको ठोकता है, इनकी औकात ही है ना। भारत तो तब जाएगा तब इसको मिटा देगा, और यहाँ पूरा विद्रोह हो चुका है, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी प्लानिंग कि मैं यहाँ इलेक्शन करवाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि यहाँ से जो सीपैक रास्ता निकल रहा है ग्वादर पोर्ट से, तो ये जो रास्ता निकल के जा रहा है चाइना के लिए, तो यहाँ से इसको पास करने वाला कौन है? पीओके वाला जनता जो है वही इसको पास करना चाह रही है। अब उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों करा है, कैसे करा है, वो सारी चीज आपको पता है, ठीक है। हाँ, कुछ आटा नहीं है खाने के लिए, इंटरनेट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सारे संसाधन ये यहाँ से उठा के वहां ले जाते हैं इस्लामाबाद में, तो इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। अब इस समय पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है जो बालूचिस्तान की जनता है। आर्थिक कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब गोली और दमन के सहारे इसे नहीं रोक सकता। भाई वहां की जो सेना है उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चला रही है यार। इस समय यह आंतरिक विद्रोह पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और लोग खुद भारत की सड़कों, बिजली और विकास को देखकर भारत में मिलने की मांग तेज कर रहे हैं। दूसरा परिदृश्य क्या है? डोभाल डॉक्ट्रिन के तहत एक अचूक सैन्य एक्शन। भारत जिस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर वोकल हो रहा है, पाकिस्तान के पूरी तरह आर्थिक रूप से तबाह होने, डिफॉल्ट करने या वहां गृह युद्ध, सिविल वॉर की स्थिति बनने पर भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए बिना किसी शोर शराबे के पूरी एक्यूरेसी के साथ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है और पीओके को वापस अपने नियंत्रण में ले सकता है। और कहीं से कुछ भी हमारे बॉर्डर पर, क्योंकि वो अपने ड्रोन सिस्टम का भी एक्टिव कर रहा है, कभी दोबारा से उसने वही स्टार्ट कर दिया, फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और आतंकवादी घटनाएं आपको पता है वो लगातार कोशिश कर रहा है। बस एक गलती पाकिस्तान की, पीओके उससे खत्म। पूरी प्लानिंग, पूरी स्टडी, सब कुछ तैयार कर रखी है, बस एक गलती अरे इसने करी, इसकी सेना ने एक गलती करी, इसके आतंकवादी इसने भेजने की कोशिश करी तो खत्म हुई। तीसरा जो परिदृश्य है वो क्या है? चीनी कॉलोनी। अगर पाकिस्तान इन फर्जी चुनावों के जरिए चीन को खुली छूट देता रहा तो यह पूरा इलाका चीन के कर्ज के बदले एक चीनी मिलिट्री बेस में तब्दील हो जाएगा, जो पूरे भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह भारत का स्वाभिमान है और हमारे देश का मुकुट है। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी और अजीत डोभाल की यह जोड़ी अपने पीओके वापसी मिशन को किस तरह अंजाम देगी? क्या भारत को अब अंतिम और कड़ा कदम उठा लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये डीप डाइव की स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली जो वीडियो होगी दोस्तों वो अक्षय चीन को लेकर मैं थोड़ा सा बनाने वाला हूँ। अक्षय चीन के पूरे एंगल को अच्छे से समझेंगे कि उसको हम किस तरीके से वापस ले सकते हैं। ये हाल ही के विद्रोह है, इस तरीके से पूरा विद्रोह हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, ठीक है। लोगों ने वहां पूरी तरीके से विद्रोह कर रखा है साथी, ठीक है। ये पीओके के कुछ प्रमुख शहर हैं, ठीक है। यहाँ यार हमारे यहाँ देखो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तरक्की हो रही है। यहाँ रोज आईआईटीज बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोग ग्रोथ कर रहे हैं, नई नई कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, और यहाँ आतंकवाद मच रहा है। तो वहां के लोगों को भी तो पता लगे कि हमें भारत में जाना है तो उससे क्या फायदा है। ये वो 1947 का युद्ध और विलय पत्र है जो मैंने आपको इस पूरी केस स्टडी में बताया साथियों, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स पर मैंने बात करी वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिखिएगा। जय हिंद लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथियों।